हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। बच्चों, जैसा कि जानते हो कि सरकार के अभी निर्देश के बाद स्कूल तथा दूसरी शिक्षण संस्थाएं अभी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। इस दौरान हम बच्चों कुछ जो अध्ययन करेंगे, जो भी लेसन्स का अध्ययन करेंगे वो अपने घर पर बैठकर ही करेंगे। हम यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन या वीडियो, आप जो भी जिस प्रकार से जो भी हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उन संसाधनों के माध्यम से हम वो कर पाएंगे। इसी कड़ी के अंदर हम बच्चों आज हम अपना पहला चैप्टर क्लास प्लस वन का पहला चैप्टर संविधान के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वहाँ के नागरिकों के लिए, वहाँ के सभी नागरिकों के लिए संविधान। जैसा कि आप जानते हो कि हम सबसे पहले हम अपने भारत की बात करते हैं कि जब हम 1947 के अंदर 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले संविधान हमारे देश में संविधान लागू नहीं था। लेकिन 1947 के बाद संविधान तो था, 1947 के बाद संविधान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी बनने के लिए। लेकिन हम 1947 से पहले की बात करते हैं, तो जब हम 1947 से पहले की बात करते हैं तो बच्चों हम उसके अंदर देखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियम या कायदे कानून बनाए गए थे वही परिपाटी चलती आ रही थी, यानी कि 1947 तक। लेकिन 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो हमने उससे पहले ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। कब? 1946 के अंदर। ये आगे चल के डेट वाइज मैं आपको बता भी दूंगा। और इस भारतीय संविधान को बनने में लगभग कितने वर्ष लग गए थे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का हमारा टोटल पीरियड ये लग गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि कुल समय इतना हमारा लग गया था। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि किसी भी देश के संविधान उनका आधारभूत तथा नियमों का संग्रह होता है, यानी कि जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाने की प्रक्रिया चलाया जाता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र का अस्तित्व में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो संविधान का निर्माण करना होता है। इनकी सबसे पहले किसी भी देश को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संविधान का निर्माण संप्रभुता की घोषणा का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। संविधान राज्य के प्रत्येक नागरिकों के विश्वास तथा अभिव्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कानून तथा अपनी आशाओं के अनुरूप सिस्टम चलाने का कार्य करता है। हम एक संक्षेप डेफिनेशन बताएं तो उसके अंदर हम ये कहेंगे कि संविधान उन लिखित अथवा अलिखित नियमों या कानूनों का कहते हैं जिससे सरकार के संगठन उसके विभिन्न अंगों तथा उसकी शक्तियों का वितरण होता है। तो ये सामान्य सिद्धांत हम संविधान के अंदर लागू करते हैं। लॉर्ड ब्राउन ने भी एक डेफिनेशन दी है उन्होंने एक सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है, एक परिभाषा दी है क्या कि किसी देश के शासन से तात्पर्य, किसी देश के शासन या संविधान से तात्पर्य, हम संविधान बोलेंगे, किसी देश के शासन या संविधान से तात्पर्य उन नियमों या कानूनों का होता है जिसके द्वारा शासन का स्वरूप तथा वहाँ के शासक व नागरिकों के पारस्परिक अधिकार व कर्तव्यों को निश्चित करता है या निश्चित किए जाते हैं। ये लॉर्ड ब्राउन की डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हमें संविधान की आवश्यकता होती क्यों है, इनकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, हमें संविधान क्यों चाहिए, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है क्यों, उसके बारे में। तो सबसे पहले कि संविधान हमें तालमेल बैठाता है। पहला आ जाएगा कि संविधान कोऑर्डिनेशन, तालमेल किसके बीच में?
सरकार के बीच में तथा नागरिकों के बीच में। यानी कि संविधान का सबसे प्रमुख कार्य देश के नागरिकों के साथ तालमेल बिठाना है। विशेषकर भारत जैसे देश के अंदर जहां विभिन्न धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं और व्यवसाय तथा क्षमताओं के लोग रहते हैं। इतनी विविधताओं के बावजूद भी वहाँ पर न केवल एक साथ रहना या एक साथ सभी चीज़ों को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो इन सभी विभिन्न जाति, धर्म, लिंग तथा विभिन्नताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट आ गया कि निर्णय लेने की क्षमता। इट मीन्स निर्णय लेना स्पष्ट भी बोलेंगे, यानी कि निर्णय लेना स्पष्ट भी। संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार हम किसी भी राज्य या शासन में आसानी से कोई भी निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि संविधान सभी के लिए बराबर होता है। हम किसी उसके अंदर ऊंच नीच, जाति, धर्म, भारत के राष्ट्रपति से लेकर और एक आम नागरिक तक, यानी कि एक शीर्ष पद से लेकर एक निम्न जो श्रेणी के अंदर जो बैठा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सबके लिए बराबर है, एक समान है। यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ एक साथ इम्प्लीमेंट होता है, एक साथ लागू होता है। तो यानी कि इसमें निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, यानी कि आसानी से किसी प्रकार का निर्णय हम ले सकते हैं यदि कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो, यदि संविधान हुआ तो। तीसरा हमारा पॉइंट है हमारा सरकार की शक्तियों का प्रयोग, सरकार की शक्तियों की या सीमाएं बोलेंगे, सरकार की शक्तियों की सीमाएं। यानी कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं या अंकुश भी लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि मान लीजिए संविधान नहीं हो तो तानाशाह कोई भी व्यक्ति होता है, वो तानाशाह का रूप यानी कि अपनी मोनोपोली चलाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब संविधान होता है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का भी उसका अधिकार होता है, यानी कि उसके ऊपर अंकुश लगाता है, यानी कि देश के संविधान सरकार की शक्तियों पर एक तरह से सीमित करता है, एक तरह से रोक लगाता है। इसके लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार स्पष्ट होते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में होता है, मौलिक अधिकारों के विभिन्न स्वरूप होते हैं, विभिन्न परिभाषा होती है। इनकी सीमाओं में सरकार ऐसे कानून बनाती है जो नागरिकों के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगाती, यानी कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगला है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। व लक्ष्य यानी कि समाज की आकांक्षाएं। संविधान समाज का आईना होता है, यानी कि पूर्व में हमने बनाए हुए संविधान में मात्र शक्तियों की विभिन्न वितरणों या उन शक्तियों की सीमित करने का हम कार्य करते हैं, परंतु 20वीं शताब्दी में बने शक्तियों में इन कार्यों के अलावा सरकार को ऐसे यानी कि सक्षम ढांचा भी तैयार करना पड़ता है जिससे सरकार ने समाज की आकांक्षाओं व लक्ष्यों को तैयार करता है। परंतु संविधान समाज की ऐसी आकांक्षाओं या मूलभूत शक्तियों को ऊपर भी, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम उन चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने की क्षमता रखते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा, पांचवा पॉइंट है हमारा नागरिकों की बुनियादी पहचान। पांचवा पॉइंट, और जो इसका अंतिम पॉइंट है नागरिकों की बुनियादी पहचान, यानी कि बुनियादी पहचान। इसका मतलब है कि किसी भी देश के संविधान न केवल देश की पहचान करता है, बल्कि वह देश के नागरिकों में वह देश के वहाँ रहने वाले नागरिकों यानी कि निवासी होते हैं, निवासियों के बीच में एक ऐसा तालमेल बैठाता है कि वह अपनी पहचान स्वयं उस देश के माध्यम से की जा सके, यानी कि उस देश के अनुरूप की जा सके। जैसे कि
कई देशों के अंदर, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान है, लेकिन भारतीय नागरिकों को संविधान में संपूर्ण एक समान नागरिकता प्रदान की गई है। हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे पर यहाँ पर किसी भी जाति, धर्म या कोई भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, उसको एकल नागरिकता ही हमने प्रदान की गई है। ये तो हुआ संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि संविधान हमें इसलिए आवश्यक चाहिए, कि संविधान हमारे लिए इसलिए। अगला आता है कि संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि हम किस प्रकार से इफेक्टिव संविधान बना सकते हैं, यानी कि प्रभावी संविधान हम कैसे बना सकते हैं जो ज़्यादा प्रभावी हो, यानी कि इफेक्टिव हो। संविधान तो दूसरे देशों के अंदर भी है, लेकिन आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले बताया, अपनी पहली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो सबसे बड़ा जो संविधान है वो विश्व का, वो भारत का है। और उस कैसे इफेक्टिव है, आपको पता है कि हमने सभी देशों के संविधानों का मूल्यांकन करके अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया था, इसलिए इतना लंबा समय लगा था। तो बच्चों, इनकी इसको कैसे प्रभावी बनाएं, इनकी संविधान प्रचलन में लाने का तरीका है कि किसी भी संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अस्तित्व में कैसे आया और इसकी रचना किसके माध्यम से हुई। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका संविधान विश्व के सफलतम संविधानों में से एक माना जाता है। और इन संविधानों में हमें सर्वाधिक जो तरीका है वो है हमारा कि राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से जो हमने चीज़ें तैयार की, जो हमने प्रेरणा ली, उन प्रेरणाओं से हमने कुछ न कुछ सीखा, और जब हम उनसे सीखते हैं तो हम एक प्रभावी संविधान को हम बना सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आऊंगे कि विभिन्न संविधानों का मूल्यांकन। विभिन्न संविधानों का मूल्यांकन हमने विभिन्न देशों के संविधानों का मूल्यांकन किया। हमने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार कर रहे थे तो हमने विभिन्न देशों का हमने संविधान उठा के देखा और हमने उनका मूल्यांकन किया। तो जिन जिन देशों से हमने अच्छी चीज़ें लगी, जिन जिन देशों के संविधानों से हमने अच्छी चीज़ें लगी, हमने उनके अंदर वो चीज़ें सारी क्या कर दी, ऐड कर दी, हमने वहाँ पर वो चीज़ें जोड़ दी। इससे हमारा क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी इफेक्टिव हो गया, काफ़ी प्रभावी हो गया। दूसरा होता है कि संविधान में प्रचलन में लाने का तरीका। प्रचलन होता है कि संविधान में प्रचलन का तात्पर्य है कि हमने विभिन्न आंदोलन देखे। स्वतंत्रता के दौरान हमारे विभिन्न आंदोलन, हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे और बहुत सारे नेताओं ने देश के अंदर आंदोलन की एक लहर चलाई। तो उस लहर से हमने क्या सीखा, उनके माध्यम से हम वो चीज़ सीख पाते हैं कि हमें अपने संविधान को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे और कैसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमने ये चीज़ें सीखी। तीसरा हमारा पॉइंट है संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि इफेक्टिवनेस। संविधान के मौलिक प्रावधान अब बताता हूं। मौलिक प्रावधान क्या है? मौलिक प्रावधान क्या है बच्चों? संविधान के मौलिक प्रावधान, किसी भी संविधान की सफलता का यह शर्त होता है, किसी संविधान की सफलता का यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त होता है कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास संविधान का सम्मान करने का कोई ठोस कारण अवश्य हो। और यदि किसी संविधान में जाति के आधार पर या उच्च जाति के आधार पर या लोगों की पिछड़ी जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि पिछड़ी जाति के आधार पर संविधान का सम्मान करेंगे। यानी कि इफेक्टिव संविधान बनाने के लिए हमें सभी जाति, धर्म, लैंगिक मसले हमारे सभी के लिए इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ें जोड़ी गई है। हमारे संविधान के अंदर चाहे कोई भी, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, हमने सबको सम्मान दिया है, सबको बराबर रखा है। तो ये संविधान के अंदर ये चीज़ें जोड़ेंगे तो वहाँ पर सभी अपने संविधान को और ज़्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे यहाँ पर कि सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, किसी भी धर्म के लोग हो, सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो हमारा भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे इफेक्टिव यानी कि सबसे प्रभावी संविधानों में से एक आता है। ठीक है बच्चों,
और फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है। लास्ट पॉइंट हमारा ये जीवंत दस्तावेज। जीवंत दस्तावेज का तात्पर्य है कि हम अपने संविधान के अंदर, आपने देखा होगा कि जब भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ, जब हमने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया, तो बच्चों हमारे सामने कितनी 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर हमने कितने अमेंडमेंट करके, कितने प्रावधान करके उनको चेंज किया है, उसमें बदलाव किया है, संशोधन किया है हमने। तो संशोधन क्या है कि हमारा संविधान इस प्रकार से न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा नर्म है, कि उसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे दिए गए हैं कि जिनको आसानी से नहीं बदल सकते। उसके अंदर उसको आगे चल के इसके बारे में हम बताएंगे। तो और कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि हम उनको बदल ही नहीं सकते, या कुछ हम ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से उनको बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब हम उसके अंदर हम बदल सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि मैं भारतीय संविधान के अंदर किस प्रकार से प्रभावी बनाते हैं और भारतीय संविधान है क्या। मैं नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है उसके अंदर हम संविधान की सभा की रचना के बारे में और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।